हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सुमित आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक दमदार सीरीज में, जिसमें यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वंशागति और विविधता के सिद्धांतों पर आधारित टॉप 30 एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और इस पर डले सारे वीडियो देखकर बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाते हैं तो आप गारंटी से पास हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। वंशागति के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, लेमार्क को, मेंडल को या वैटसन को? तो इसका सही आंसर होगा मेंडल को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? गेहूं पर, मटर पर, मक्का पर या चना पर? तो इसका सही आंसर होगा मटर, ऑप्शन नंबर बी। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम भी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या 1:1:1:1। तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त समूह की खोज किसने की थी? मेंडल ने, लैंडस्टीनर ने, डार्विन ने या क्रिक ने? तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभावता का, पूर्ण प्रभावता का, सह प्रभावता का या उत्परिवर्तन का? तो इसका सही आंसर होगा सह प्रभावता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 46, 48 या 23? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा होता जोड़ों में, कितने में? जोड़ों में, तो इसका सही आंसर होता 23। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुमसे कुल संख्या पूछी जाए, कुल संख्या, तो इसका सही आंसर होगा 46, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में लिंग निर्धारण होता है X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से, ऑटोसोम से या साइटोप्लाज्म से? तो इसका सही आंसर होगा Y गुणसूत्र से। इसका सही आंसर होगा Y गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम सही से समझने का प्रयास करते हैं कि हमें लिंग निर्धारण होता है X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से, ऑटोसोम से या साइटोप्लाज्म से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Y गुणसूत्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Y गुणसूत्र से। पिछले वीडियो क्वेश्चन नंबर 7, मानव में लिंग निर्धारण होता है X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से, ऑटोसोम से या साइटोप्लाज्म से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Y गुणसूत्र से। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो XY प्रकार का पाया जाता है। XX मिलकर एक नारी या मादा का निर्माण होता है, XY मिलकर एक पुरुष या नर का निर्माण होता है। जो मादा के अंडाणु होते हैं वह समयुग्मकी होते हैं जिनमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो नर होता है उसका जो युग्मक होता है वह विषम युग्मकी होता है क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वह XY प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, जब X का क्रॉस X से कराया जाता है तो हमें एक नारी या मादा मिलती है। उसी X का क्रॉस जब हम Y के साथ करवाते हैं तो हमें एक नर या पुरुष संतान मिलती है। और सेम कंडीशन दूसरी वाली X के साथ भी होती है, XX और XY। तो सोचने वाली बात यह है कि वही X है, वही क्रोमोसोम है, लेकिन जब उसका क्रॉस X से करवाया जाता है तो हमें नारी, जब हम उसी X का क्रॉस Y के साथ कराते हैं तो हमें नर या पुरुष संतान प्राप्त होती है। कहने में लिंग निर्धारण होता है वह Y के आधार पर होता है क्योंकि जब Y धारी शुक्राणु X से मिलता है तो हमें नर की प्राप्ति होती है, और जब X धारी शुक्राणु X धारी अंडाणु से मिलता है
तो हमें मादा की प्राप्ति होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण अंधता व हीमोफीलिया है ऑटोसोमल लक्षण या एक्स सहलग्न लक्षण या वाई सहलग्न लक्षण या साइटोप्लाज्मिक लक्षण? तो इसका सही आंसर होगा एक्स सहलग्न लक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स सहलग्न लक्षण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फिनोटाइप का अर्थ है जीन संरचना, वह लक्षण, डीएनए संरचना या गुणसूत्र संख्या? तो फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, किसी भी जीव के ऐसे लक्षण जो हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति छोटा है, लंबा है, मोटा है या काला है, गोरा है, उसके बालों का कलर सफ़ेद है, तो ये सारे लक्षण हम बाहर से देख सकते हैं। ये लक्षण क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा वह लक्षण। फिनोटाइप का सही अर्थ है वह लक्षण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जीनोटाइप का सही अर्थ है बाहरी बनावट, आनुवंशिक संरचना, व्यवहार या विकास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, आनुवंशिक संरचना। जैसे कोई पेड़ है, वह संकर लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल डी, वह संकर लंबा है, लेकिन वह देखने में लंबा दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो जीनोटाइप है, जो उसकी आनुवंशिक संरचना, उसमें एक बोने का भी लक्षण पाया जाएगा। तो यह उसकी जीनोटाइप बनावट हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टेस्ट क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है नई जाति बनाना, जीनोटाइप का पता लगाना, प्रभुत्व दिखाना या विविधता घटना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से बनता है। कहने का मतलब इसमें 21वें गुणसूत्र की 3 कॉपियां बन जाती हैं, एक कॉपी अतिरिक्त आ जाती है। इसमें मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 की बजाय 1 बढ़कर 47 हो जाती है। इसे हम मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मंगोलियन मंगोलियन जड़ता, इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम मंगोलियन जड़ता कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 21वें गुणसूत्र की त्रिस्वामी, ऑप्शन नंबर बी। गुणसूत्र 21 की त्रिसूत्रता या त्रिस्वामी के कारण हमें डाउन सिंड्रोम रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र समायोजन है XO, XX, XY या XXY? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें इसका मुख्य लक्षण है अल्प विकसित अंडकोश, अल्प विकसित अंडकोश। इसके चेहरे पर दाढ़ी, मूछ, बाल भी कम होते हैं और इस सिंड्रोम से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, जो कि नर हार्मोन होता है, उसमें यह मात्रा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डाउन सिंड्रोम पाया जाता है लंबा कद, मतलब इसमें यह बताया गया है कि डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से? लंबा कद, मानसिक मंदता, अधिक उंगलियां या अंधापन? तो इसका सही आंसर होगा जो कि डाउन सिंड्रोम में मुख्य रूप से पाया जाता है वो है मानसिक मंदता। जो भी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसे हम मानसिक मंदता कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टर्नर सिंड्रोम की विशेषता है दाढ़ी, मूछ, ऊंचा कद, अल्प विकसित अंडाशय या पुरुष लक्षण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विकसित अंडाशय। इसका सही आंसर होगा अल्प विकसित अंडाशय। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें कुल गुणसूत्र 46 से घटकर 45 रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र होते हैं 44, 45, 46 या 47। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र होते हैं 45, 46, 47 या 48। तो इसका सही आंसर होगा 47। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XX,
वाई, एक गुणसूत्र वाई गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस नाम से जाना जाता है मंगोलिज्म, दूसरा एनाबलिज्म या होमोफीलिया या थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलियाई जड़ता। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण हैं, इसमें जो उंगलियां हो जाती हैं वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ पर ऐसे खांच निकल आते हैं। यह 21वें गुणसूत्र त्रिसूत्रता के कारण होता है। इसकी आंखों का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, चेहरा भी भद्दा सा लगने लगता है, इसलिए इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोफीलिया किस प्रकार का लक्षण है? एक्स संलग्न, ऑटोसोमल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हीमोफीलिया किस प्रकार का लक्षण है? वाई संलग्न, ऑटोसोमल, एक्स संलग्न, अप्रभावी या सहप्रभावित। तो इसका सही आंसर होगा एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। होमोफीलिया क्या है? एक्स संलग्न अप्रभावी विकार, जिसे हम सिंड्रोम भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हीमोफीलिया रोग किस रानी के माध्यम से राजवंशों में फैला? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी विक्टोरिया। यह रोग सर्वप्रथम राजवंशों में रानी विक्टोरिया में देखा गया था। आप लोग इस रोग को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हीमो का मतलब हो गया रक्त, हीमो का मतलब क्या हो गया? रक्त। और फीलिया का मतलब हो गया फैलना, फीलिया का मतलब क्या हो गया? फैलना। कहने का मतलब हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त फैलता रहता है। कहने का तात्पर्य, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वह रक्त कुछ समय बाद निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके जो फैक्टर होते हैं, जो रक्त को स्कंदित या जमाने वाले फैक्टर होते हैं, वह कारगर हो जाते हैं। लेकिन इस रोग में ऐसा नहीं है। इस रोग में चोट लगने पर रक्त फैलता रहता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? हीमोफीलिया क्या होता है? ऐसा विकार जिसमें रक्त फैलता रहता है। हीमो का मतलब रक्त और फीलिया का मतलब फैलना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हो जाता है गोलाकार, अंडाकार, हंसियाकार या चपटाकार। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसियाकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य रक्त की लाल रक्त कोशिका है और यह एक सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति की लाल रक्त कोशिका है, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हीमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन को हमारे रक्त में ले जाना। तो इसका सही आंसर होगा हंसियाकार। इसका सही आंसर होगा हंसियाकार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक सामान्य आरबीसी है। यह एक सामान्य आरबीसी है, लेकिन यह एक सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति की आरबीसी है, जिसका आकार हंसिया के समान हो गया है। इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अब। सिकल सेल एनीमिया में किस अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन होता है? वैलिन का ग्लूटामिक अम्ल से, या ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन से, या ग्लाइसिन का वैलिन से, या लाइसिन का सेलिन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया एक बिंदुगत परिवर्तन का उदाहरण है, जिसमें हमारे रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल की तरह वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या आ जाता है? वैलिन। कहने का मतलब, जहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है उसको प्रतिस्थापित करके वहाँ पर छठे स्थान पर वैलिन आ जाता है, जिसके कारण हमारी आरबीसी का जो आकार है वह इस आकार से हटकर हंसियाकार हो जाता है। वह कैसा हो जाता है? हंसियाकार। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल आरबीसी है और जब ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया तो उसका आकार हंसियाकार हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन। ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या आ जाता है? वैलिन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई प्रकार। ऑप्शन नंबर बी, एक्सओ प्रकार।
ऑप्शन नंबर सी ZW प्रकार या ऑप्शन नंबर डी CUV प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ZW प्रकार, क्योंकि पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वह मादा के अंडाणुओं पर निर्भर करता है, जो कि विषम युग्मकी होते हैं ZW प्रकार के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पक्षियों में नर का गुणसूत्र समायोजन क्या होता है, ZW, ZZ या XY या XO। तो इसका सही आंसर होगा ZZ, क्योंकि मादा पक्षियों में विषम युग्मकी ZW तथा नर समयुग्मकी ZZ होता है। जब जड़धारी अंडाणु जड़धारी शुक्राणु से मिलते हैं तब एक नर पक्षी का जन्म होता है, और जब डब्लूधारी अंडाणु जड़धारी शुक्राणु से मिलते हैं तब एक मादा पक्षी का जन्म होता है। इसलिए जो नर पक्षी है उसका गुणसूत्र समायोजन ZZ प्रकार का होगा, अतः इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा, मादा के द्वारा, दोनों के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा मादा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पक्षियों में मादा विषम युग्मकी ZW तथा नर समयुग्मकी ZZ प्रकार के होते हैं। जब जड़धारी अंडाणु का क्रॉस जड़धारी शुक्राणु से होता है तब एक नर संतान उत्पन्न होती है, लेकिन जब डब्लूधारी अंडाणु का मेल एक जड़धारी शुक्राणु से होता है तब एक पुरुष या नर बनता है, तब एक पुरुष या नर बनता है। इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26, अपूर्ण प्रभावता का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है, मटर का पौधा, स्नैपड्रैगन, मक्का या गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नैपड्रैगन। अपूर्ण प्रभावता में जब दो विपरीत जनक आपस में क्रॉस करते हैं तब उनकी F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के बीच का कोई लक्षण आ जाता है, इस घटना को अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्नैपड्रैगन में लाल तथा सफ़ेद फूल के संक्रमण में F1 फूल का रंग होता है, लाल, सफ़ेद, गुलाबी या पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी। जब इसमें लाल फूल का क्रॉस सफ़ेद फूल से कराते हैं तब हमें गुलाबी फूल प्राप्त होते हैं। तब हमें कैसे फूल प्राप्त होते हैं, गुलाबी, जो कि ना लाल है और ना ही सफ़ेद, वह इन दोनों के बीच का है। इसीलिए इस पूरी घटना को अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी, डार्विन, लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रिज, कॉरेंस एवं एरिक, ऑप्शन नंबर डी, सटन तथा बॉबेरी। तो मेंडल के कार्यों की पुनः खोज सन 1900 में की गई थी। यह खोज ह्यूगो डी ब्रिज, कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क के द्वारा की गई थी, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल ने मटर के पौधों पर कितने वर्ष तक प्रयोग किया। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मेंडल ने मटर के पौधों पर 1856 में अपने प्रयोग शुरू किए और यह प्रयोग 1863 तक चले, जो कि 7 वर्ष लगातार इन्होंने अपना प्रयोग किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, सह प्रभावता का अर्थ क्या है। एक जीन पूरी तरह प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर बी, एक जीन पूरी तरह अप्रभावी होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, दोनों जीन समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, या जीन मिलकर नया लक्षण बनाते हैं। तो सह प्रभावता में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों जीन समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। मानव में त्वचा का रंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, या रक्त समूह वंशागति, या रक्त समूह की वंशागति इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हैं
तो आप पढ़ने में वास्तव में सीरियस हैं और आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं,